Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 140 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is government re-audit under section 81 bracket 6, detecting accounting fraud, procedures and the various actions. Today we have invited a housing society activist. His name is Shri Chandrakant Patel, and he has got a considerable experience of his life and some experience in housing society matters. Before I call him, हम ये समझ के लेते हैं कि गवर्नमेंट री ऑडिट क्या चीज़ है और पैनल ऑडिट क्या चीज़ है। पैनल ऑडिट जो है वो सेक्शन 75 के अंडर में होता है और वो ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ एजीएम में अपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन। और गवर्नमेंट ऑडिटर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का वर्किंग ऑडिटर होता है। He is an on-duty government servant and he can do audit under section 81 bracket 6. So the difference between a panel auditor and a government auditor is different. Panel auditor list is published by the divisional joint registrar and the society can appoint him. Society उसको appoint कर सकती है। उसकी फीस 100 रुपया पर मेंबर पर ईयर बेसिस पे होता है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ऑडिट कर सकता है। वेरएस अगर गवर्नमेंट ऑडिटर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑडिटर अप टू 5 इयर्स, अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स तक ऑडिट कर सकता है, या तो सोसाइटी के एप्लीकेशन के बेस पे या तो किसी भी सोसाइटी मेंबर की एप्लीकेशन के बेस पे या तो किसी भी नॉन मेंबर, कोई भी बाहर का भी आदमी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसका होना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपने 5 साल का री ऑडिट का एप्लीकेशन डाला हुआ है तो आपको 5 साल का बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, शेड्यूल्स वगैरह वो देना है। आपको री ऑडिट क्यों करना है उसका कारण देना है। री ऑडिट में आप क्या क्या गड़बड़ी आप देख सकते हो या देख रहे हो उसका थोड़ा बहुत वर्णन देना है, थोड़ा सा, इन नॉट इन डिटेल बट वेरी वेरी concisely, in very brief words only, and make an application to the deputy registrar or assistant registrar of your ward via a proper application, and your application should be affixed with a 100 rupees court fee in that. अभी टिपिकली कई सोसाइटीज में री ऑडिट, गवर्नमेंट री ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि सोसाइटी कई बार कोऑपरेटिव नहीं होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देती है, अकाउंट्स में मिसचिफ करती है, जो टिपिकल है हर सोसाइटी में। मेजर ऑफ द सोसाइटीज़ में ये डिफ़िकल्टीज़ है, छोटी छोटी चीज़ को लेके होंगे। मेजर सिविल रिपेयर्स किया तो उसके अंदर गड़बड़ी करेंगे,
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बैलेंस शीट में ये लेकुना है, ये प्रॉब्लम है, इसको रेक्टिफाई करना है, पैनल ऑडिटर तो री ऑडिट कर नहीं सकता, सो गवर्नमेंट ऑडिटर ही री ऑडिट करेगा। गवर्नमेंट ऑडिटर को ये मालूम पड़ जाता है कि री ऑडिट के लिए आया हुआ है, उसको री ऑडिट करना है, सोसाइटी को सम्मन देगा, नोटिस देगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद वो री ऑडिट करता है, उसका रिपोर्ट बनता है, उसको लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो खुद भी एफआईआर फाइल कर सकता है, या वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार को निर्देश दे सकता है कि भाई ये चीज का एफआईआर फाइल करो, ये पैसे रिकवर होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, अधिक जानकारी लेंगे मिस्टर चंद्रकांत पटेल से, जिनको इस बात का तजुर्बा है, जिन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है। उनसे जानेंगे कि एप्लीकेशन कैसे फाइल किया, उनकी क्या क्या अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस है ऐसे एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में, क्या क्या एक्शन हुए उस चीज के बारे में, वो सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप ये ध्यान रखें कि पटेल साहब आपके तरह मेरे तरह एक साधारण नागरिक है, ये वो अपना तजुर्बा यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आपको भी अगर कोई तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है कोई भी सोसाइटी के मैटर को लेके, तो आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज दे दीजिए और आपका एक वेबिनार का सेशन रखा जाएगा आपके मनमर्जी के टॉपिक के ऊपर। So now I invite Shri Chandrakant Patel sir to take over and proceed with this lecture. Thank you, Mr. Patel. Please proceed. धन्यवाद हेमंत सर। मेरा नाम चंद्रकांत भाई रमन भाई पटेल है। सीएचएस हेल्थ फोरम के सभी सम्मानित सदस्यों और आयोजकों मेरा नमस्कार। सीएचएस फोरम का मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस वेबिनार में बोलने का अवसर दिया। आज जो कुछ भी हाउसिंग सोसाइटी के कायदे कानून और नियमों के बारे में मेरी जानकारी बढ़ी है और जो भी मैंने सीखा है उसका पूरा श्रेय मैं सीएचएस हेल्थ फोरम को देना चाहूँगा। मेरा यह मानना है कि हम जीवन का ये नियम है कि आप जो भी जीवन से सीख ले उससे आगे बढ़ाए ताकि दूसरे को भी यह प्रेरणा मिले, और इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है सीएचएस फोरम के माध्यम से ही सीखा है। तो आज का विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का विषय है जो हाउसिंग सोसाइटी का अकाउंट का रीऑडिट के बारे में। मेरी जितनी जानकारी है वो आपसे मैं अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर्स ये मान के चलते हैं कि सोसाइटी का अकाउंट होना और ऑडिट रिपोर्ट मिलना मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारी नजर ज्यादा करके रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और एसेट्स लायबिलिटी के फिगर मैचिंग पे ही ध्यान देते हैं। फिगर मैच हो जाता है मतलब सब ठीक है, और सर्टिफाइड ऑडिटर से करवाया है मतलब सब कुछ ठीक ही होगा, ऐसे ही मान लेते हैं हम। लेकिन असल में ऑडिट रिपोर्ट सोसाइटी द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स और असल इंस्पेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी मेंबर को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गंभीर गलतियां या अनियमितता या लापरवाही दिखाई दे, या उसको संदेह है या हो सकता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कानून में रीऑडिट का प्रावधान शामिल है। आज का हमारा सेशन जो है वो किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना नहीं है, ना तो मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर और ना ऑडिटर के ऊपर लगाना है, लेकिन ये सेशन से सदस्यों को अपने अधिकार और जिम्मेदारियां और सही कानून प्रक्रिया के बारे में समझने के लिए है मेरे हिसाब से। हाउसिंग सोसाइटी में साल में एक बार सर्व समाधान होती है और कानूनी रूप से उसका अकाउंट का ऑडिट होना 4 महीने के भीतर करवाना और अकाउंटिंग साल खत्म होने के 6 महीने के भीतर उसका एनुअल जनरल मीटिंग लेना कंपलसरी है, और ये प्रावधान हमें महाराष्ट्र सहकारी संस्था के कलम 75 में मिलता है। इस कलम के ही भीतर मैनेजमेंट कमेटी को मीटिंग के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट एजीएम के सामने अप्रूव करने के लिए रखना है वो भी शामिल किया गया है। उसमें से एक सोसाइटी का ऑडिट रिपोर्ट है। सोसाइटी के अकाउंट का जो ऑडिट होना है उस ऑडिटर को आने वाले साल का ऑडिट करवाने हेतु नियुक्त करने का प्रावधान भी इसी कलम के सेक्शन 75(2)(a) में और कलम साथ में ही कलम 81 में भी शामिल है। ऑडिटर का कलम 79(1)(b) के अंतर्गत ऑडिटर नियुक्ति के 1 महीने के भीतर उसका नियुक्ति पत्र और सम्मति पत्र
रिटर्न फाइल के दौरान डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना कंपल्सरी है, वरना वो ऑडिटर उस सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर सकता। और किसी मेंबर के कंप्लेंट दर्ज होने पर या साबित होने पर नियम 691G के तहत कार्रवाई होगी और उस ऑडिटर को पैनल से निकाला भी जा सकता है। ऐसे केसेस भी हुए हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट मेंबर्स को दिया जाता है, अगर किसी मेंबर्स को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गंभीर गलतियां, अनियमितता या ऑडिट स्टैंडर्ड में लापरवाही दिखाई दे या इस पर संदेह है, तो वार्षिक सभासद के मीटिंग के दौरान उस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में अपना विरोध दर्ज करवा सकता है और ऑडिट रिपोर्ट को अप्रूव न करने के लिए मेंबर्स को वो रिक्वेस्ट कर सकता है। मैनेजिंग कमेटी को उस ऑडिट रिपोर्ट का रिवोट करवाने के लिए रिजोल्यूशन की डिमांड भी कर सकता है। वो अगर सभी में उपस्थित मेंबर्स की अगर सहमति हो या मेजोरिटी माइनॉरिटी के आधार पर मैनेजिंग कमेटी उस रिजोल्यूशन को रिवोट करने के सुझाव को या तो लेती है या रद्द कर देती है। अगर कुछ कारणवश सभी में उपस्थित मेंबर्स का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, तो पर्सनल लेवल में भी इस ऑडिट रिपोर्ट के खिलाफ मामला सेक्शन 81(6) के तहत डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास दर्ज करा सकता है। कलम 61C के रिवोट का एप्लीकेशन में आपको ऑडिट रिपोर्ट की गंभीर गलतियां, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का वार्षिक सभा में न होना, अपॉइंटमेंट न होना और ऑडिट स्टैंडर्ड के बारे में हिसाब से ट्रांजैक्शन में गंभीर गलतियां, अनियमितताएं और खर्च किए गए या राइट ऑफ किए गए खर्चों को ऑडिटर का रिकमेंडेशन बिना हुआ है या डेप्यूटी रजिस्ट्रार की सम्मति के बिना हुआ है, तो इस एप्लीकेशन में शामिल कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को आपको 100 रुपीज की कोर्ट फी स्टैंप लगानी है, जैसे हेमंत सर ने बताया अभी। ये अब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सोसाइटी में क्या हुआ था कि जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया था और एनुअल जनरल मीटिंग में इस बात पे मैंने विरोध करवाया था। मैनेजिंग कमेटी ने उसका जवाब देने के बजाय जो सोसाइटी का अकाउंटेंट था, वो ही मीटिंग में शामिल होकर उसका रिप्लाई कर रहा था। जो सिंकिंग फंड खर्च किया गया था उसके बारे में ना तो पहले सूचना पत्र, उसके बाद वीडियो करायचं असेल तर कुठे करायचं? सॉरी, सिंकिंग फंड जो खर्च किया गया उसके बारे में न तो पहले से सूचना पत्र में लिखा गया था और ना ही उसके बारे में चर्चा हुई। बस विद द परमिशन ऑफ चेयर का एजेंडा के तहत हम जरूरत पड़ने पर खर्च करेंगे, ऐसे रिजोल्यूशन लिया गया था। पर कितना, क्यों, कब, कैसे, किस आधार पर, कौन सर्टिफाइड करेगा, कौन रिपोर्ट देगा, क्यों देगा, कौन अटेचर होगा, इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई थी। और दूसरे फंड के बारे में भी, खर्च के बारे में भी न सूचना दी गई और न ही रेजोल्यूशन लिया गया था। और अनियमितता का शक तो तब हुआ जब सिंकिंग फंड अकाउंट में हर साल पैसे जमा होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कोई ये नहीं था। इंटरेस्ट कितना जमा होकर दिखाई नहीं पड़ा था। जब मैंने पूछा गया इस बारे में तो मुझे बताया गया कि जो डिफॉल्टर के खर्चे किए गए और डिफॉल्टर के पास जब रिकवरी होगी तो उसमें जमा करेंगे। और CHS फॉरम से ही मैंने सीखा था कि ऐसा कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है सिंकिंग फंड रिस्टोर करने का। इस बात पर मैंने अनरीजनेबल आंसर के ऊपर मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो मैंने विरोध दर्ज करवाया मेरा AGM में। तो कमेटी मेंबर्स राजी नहीं हुए, तो और रिपोर्ट अप्रूव कर दिया गया। फिर मैंने रजिस्ट्रार के लेटर लिखा और इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लेके एक कंप्लेंट फाइल की। फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसके बाद में मैंने सेक्शन 81(6) के अंतर्गत रिओडट का एप्लीकेशन फाइल कर दी। इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 3 पौधे लिए। एक तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो AGM में नहीं हुआ था, और सेक्शन 82 मतलब जो सेक्शन 82 के हिसाब से, हाँ, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। हाँ, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट वो भी नहीं सबमिट किया गया था।
और जो अकाउंट्स जो बताए में जो खर्चे किए गए हैं उसके लिए कोई मेंबर्स की परमिशन या एजीएम में कुछ फॉर्मेलिटी ली नहीं गई है, इसमें दिखाया गया था उसको। वो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद रजिस्टर वहाँ से मैं उसको फॉलोअप करता रहा 1 महीने तक। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि रजिस्टर ने एक लेटर निकाला है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और उसको वहाँ एक रिकमेंडेशन भेजे है कि इस पर्सन का एक कंप्लेंट आई हुई है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, तो आपके यहाँ से एक इसका प्रेशर के बारे में क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में डिटेल में उन्होंने भेजा मुझे, रिपोर्ट भेजा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। उसके अंदर मेरी कंप्लेंट क्या है और क्या नहीं उसका लिखा जाता है, और उसके अंदर उसका फीस के प्रोविजन के बारे में, इसका कौन से एलिगेशन लगाए हैं, कौन से अमाउंट के ऊपर है, वो सब दिखाया जाता है। ये रिकमेंडेशन लेटर होता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लिए। उसके बाद मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसका फॉलोअप रखा मैंने। तो वहां से मुझे पता चला कि जो जिला विशेष लेखा परीक्षक होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर विशेष लेखा परीक्षक वर्ग क्लास 1, वहां पर इसका रिकमेंडेशन भेजा हुआ है। फिर मैंने वहां पर फॉलोअप किया, और वहां पर फॉलोअप करने के बाद मुझे पता चला कि और थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वहां से एक उन्होंने उनकी मीटिंग होती है महीने में एक बार मुझे जानकारी के हिसाब से, और वहाँ उस बात पे जितने जिसके एप्लीकेशन आए हैं गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में, तो उनमें से उनका जो पर्सन है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो मेरे बारे में ऐसे ही हुआ, और वहाँ से एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया, और उसके बारे में मुझे डिटेल दिए गए कि इन पर्सन को सिलेक्ट किया गया है, आप चाहे तो वो कभी आएंगे कभी नहीं, उसके बारे में पूछ सकते हो उसको। तो फिर मैंने, और वैसे वहाँ से ऑर्डर निकलता है डिस्ट्रिक्ट जिला विशेष, वहाँ से जिला विशेष लेखा परीक्षक क्लास 1 से ऑर्डर निकलता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाद में वहाँ से ऑर्डर निकलती है, वापस आदेश निकलता है, और उस आदेश में डिटेल्स सोसाइटी का नाम, किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है, कौन से साल का रिवॉर्ड का एप्लीकेशन आया गया है, एप्लीकेशन कितनी बार किया गया था, किस बंदे ने किया था, इस बारे में सब डिटेल उसके अंदर ऑर्डर में लिखा जाता है। और वो ऑर्डर उस जो गवर्नमेंट ऑडिटर है उसको उसकी कॉपी दी जाती है, और एक कंप्लेंट के मांगने के ऊपर उसे भी कॉपी मिल सकती है। फिर वो मैं जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया था वो सोसाइटी में ऑर्डर मिलने के 1 महीने के बाद आया था, तो वो सोसाइटी को लेटर देता है, और उसको सोसाइटी को बताया जाता है कि भाई मेरे पास ये ऑर्डर आया है आपके सोसाइटी का रिवॉर्ड के बारे में, तो ये जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरी डिमांड इंस्पेक्शन के लिए मुझे डिमांड के लिए चाहिए, तो आप ये मुझे सबमिट करिए। सोसाइटी अपने टाइम के हिसाब से उसका रिकमेंडेशन के ऊपर दिन नियुक्त करती है, और उस दिन उसको पुल अप कहती है कि भाई आप इस दिन आ जाइए, और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप वेरीफाई कर सकते हैं करके। फिर उसके बाद वो सोसाइटी में आता है, और सोसाइटी का डॉक्यूमेंट उस वक्त मुझे भी बुलाया गया था, और मुझे बताया गया था कि आपके एलिगेशन के हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके एलिगेशन है। तो मैंने बताया ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे नहीं मिले, और इस बारे में मेरा ऑब्जेक्शन है कि इस बारे में। तो मीटिंग में मैं भी था, तो मेरे पास से सब साइन मिल नहीं गई कि मीटिंग अटेंडेंस के बारे में। फिर मुझे बोला कि अभी मैं मेरा काम करता हूँ, तो उसके अंदर सोसाइटी का जो भी अपने जो ऑडिट होता है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सोसाइटी का ऑडिट करते वक्त, आई फॉर्म, जे फॉर्म, कैश बुक, सब कुछ वो उसने डिमांड किया था, और सब मेंबर्स की लिस्ट, उनका एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, और कब से कब है इलेक्शन कभी हो, सब डिटेल उनको देना पड़ता है। इस दौरान में होने के बाद 2-3 महीने हो गए, लेकिन वहां से कुछ मुझे मैसेज नहीं आया कि भाई ऑडिट को है या नहीं हुआ है। मेरी भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था मुझे फॉलोअप रखना पड़ेगा। तो उसके 2-3 महीने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उसको पूछा कि भाई ये मेरे कंप्लेंट फाइल की, तो उसके बारे में क्या हुआ करके। तो उसने कहा कि अब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, चाहे तो फॉर्म में जाके वहाँ से पूछ सकते हो। तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं गया, और वहाँ से पूछा भाई रिपोर्ट ये कब मिलेगा करके। और इस बारे में 2-3 महीने हो गए, तो मुझे लगा कि डाउट आया कुछ, तो शायद मेरी जल्दबाजी भी थी। फिर मैंने आरटीआई फाइल की, और उनसे कहा कि भाई ये रिपोर्ट, ये
इंस्पेक्शन के लिए बंदा आया था, उसका 2-3 महीने के ऊपर हो गया है, तो बेटर है कि आप मुझे रिपोर्ट देगा तो मैं आगे कार्रवाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया आईटी के ऊपर कि भाई हमारे पास अभी तक नहीं आया है, जैसे ही मैं आप आएंगे मैं आपको दे दूंगा करके। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप ये लेटर दे सकते हो मुझे कि हमारे पास नहीं आया है, तो मैं जो सब रजिस्ट्रार है क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उनका जाऊँ उनको पूछता हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉपी दी उसकी कि भाई ये आरटीआई में आया था कि आरटीआई में हमसे डिमांड की थी रिपोर्ट के बारे में, तो आप सेटिस्फाई कीजिए। तो वहाँ से मुझे जवाब मिला कि भाई हमारे पास अब तक नहीं आया, लेकिन आपके रिकमेंडेशन को हम उसको उनसे जल्दी करने काम करने के लिए उसको एक निर्देश दे सकते हैं। तो उन्होंने वो निर्देश भी उनको दिए, और निर्देश देने के बाद भी 2-3 महीने हो गए, फिर भी कुछ हलचल नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक रिमाइंडर लेटर लिखा जिला विशेष लेखा वर्ग को कि भाई मेरा डिमांड था इस डॉक्यूमेंट के बारे में, और आपका बंदा कुछ डिले हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को आगे की प्रोसेस करना है, जानकारी में जानना है मुझे करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने भेजा है और इसको टाइम लग सकता है करके। तो मैं अपना थोड़ा होल्ड कर रहा था। उस दौरान मुझे पता चला कि सोसाइटी में अंदर जो गवर्नमेंट ऑडिटर आया था उसने कुछ सोसाइटी के कमेटी मेंबर से एक नोटिस इशू की थी, और नोटिस के बारे में उसके नोटिस में जो उनको जो क्वेरी थी उस बारे में उसने डिटेल मांगी थी, और सबका एक स्टेटमेंट मांगा था, कॉमन स्टेटमेंट सबका मिला था। अभी मुझे नहीं पता था कि वो नोटिस किस बारे में थी कि नहीं, तो मैंने उस गवर्नमेंट ऑडिटर था उसको फॉलोअप किया और उसको बोला कि भाई मुझे वो आपकी नोटिस मिल सकती है क्या? तो बोलते नहीं ऐसे तो नहीं दे सकता हूँ, कि मेरे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो बोला आप एप्लीकेशन कीजिए। तो रूल 30 के अंदर मैंने उसकी एप्लीकेशन की कि सोसाइटी को आपने जो नोटिस भेजी है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मुझे आपकी कॉपी चाहिए करके। तो उसने उस बारे में ड्राफ्टिंग करके मुझे मेरे पास से इनवर्ट लेके मुझे उसका नोटिस भेज मिला, उसका कॉपी। उसके अंदर मुझे सोसाइटी के ऊपर उसने क्या क्या जो फाइंड आउट किया था उसके बारे में पूरा 3 पेज की लिस्ट निकली, और उसके अंदर सब बताया गया कि सोसाइटी ने ये डॉक्यूमेंट फॉलो नहीं किया है, मेंबर्स की परमिशन नहीं ली है। मतलब मेरी जो एलिगेशन थी प्रोबेबली 90% सच निकल रही थी, और वाउचर्स के बारे में भी प्रॉब्लम था अंदर, और सोसाइटी को एक कमेटी मेंबर से कॉमन लेटर और उसका स्टेटमेंट के बारे में मांगा था। जहाँ तक मुझे याद है वैसे कुछ स्टेटमेंट सोसाइटी की तरफ से गया नहीं। तो उसने कहा कि सर्टेन टाइम के अंदर नहीं होगा तो मुझे आके रिपोर्ट करना पड़ेगा आके में। तो उसने आके रिपोर्ट कर दिया आगे कि सोसाइटी का जो स्टेटमेंट में मिलना चाहिए था वो सिर्फ एक बंदे की तरफ से आया है, आगे किसी तरफ से नहीं आया, कॉमन नहीं आया। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसे, और कहा कि मैं आगे मेरा रिपोर्ट मुझे देना है मैं आगे दे दूंगा करके। अब इस बारे में इसको भी 2-3 महीने हो गए, तो फिर मैंने वापस एप्लीकेशन की आरटीआई में, और मैंने कहा कि भाई अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट डायरेक्ट तो नहीं दूंगा, आपकी सोसाइटी में मीटिंग लूंगा, और मीटिंग के दौरान आपको एक रिपोर्ट दूंगा। मैंने उसको पूछा कि रिपोर्ट अगर मुझे सोसाइटी तो नहीं मिला तो कोई सोसाइटी वाइलेशन लगा है? उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं सोसाइटी को लेटर इशू करता हूँ कि उस मीटिंग में आपको भी बुलाए, और सबके सामने वो जो रिपोर्ट है उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, आपके एलिगेशन के बारे में, और सोसाइटी इस बारे में क्या रिपोर्ट दिया नहीं। मुझे सोसाइटी से लेटर तो आया कि भाई एक दिन मीटिंग लगाई है और वो रिपोर्ट सबमिट करना है, आप आ जाइए। लेकिन सोसाइटी के अंदर कमेटी मेंबर ही गैर थे। कमेटी मेंबर गैर की वजह से सोसाइटी के बाकी मेंबर्स ने बोला कि हम इस रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि सब मेंबर हाजिर नहीं है। मैंने कहा देखो मुझे तो रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे तो आगे का कुछ जो करना है वो कार्रवाई करनी है, एफर्ट दी है। लेकिन ऑब्जेक्शन लिया गया, उस मीटिंग में मुझे रिपोर्ट नहीं दिया गया, और उन्होंने उसका रिजल्यूशन बनाया, मिनट्स बनाया और रिपोर्ट सबमिट कर दिया। अभी इस बार का टाइम निकलते जा रहा था, और कमेटी मेंबर्स के मीटिंग में न आने से मुझे रिपोर्ट मिलना मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने वापस एक आरटीआई फाइल किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और कहा कि ये सब एलिगेशन प्रूव हो रहे हैं, मीन्स का नोटिस भी है, लेकिन मुझे नहीं दिया गया, तो बेटर है कि मुझे आप दीजिए करके। फिर मैं मुझे नहीं मिल रहा था, फिर मैं दोबारा आरटीआई फाइल किया वापस कि आप मुझे दीजिए करके, और मैं अपील में गया इस बार। तो अपील में जाने के बाद मुझे मेरी एप्लीकेशन फाइल होने करीबन 10 महीने के बाद उसका रिपोर्ट मिला,
रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो नॉर्मल में ऑडिट रिपोर्ट होता है उसी तरह इस रिपोर्ट में भी डिटेल में सब दिया गया था। उसमें क्लियर कट सब मेंशन हो गया कि कंप्लेनेंट की जो क्वेरी थी या कंप्लेंट थी वो सब सच निकल रही है, सिंकिंग फंड यूटिलाइज हो गया है और फिर भी उसको दिखाया जाता है मेंबर्स के पास से कोई परमिशन लिए बिना फंड यूज किया गया है और उसमें टीडीएस भी कटा नहीं था। गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो बेटर है कि इसमें पूरी जिम्मेदारी कमेटी मेंबर्स की और ऑडिटर की है। और एक रिपोर्ट ये भी दिया गया, वो एक रिपोर्ट होता है अंदर जो लास्ट में ऑडिटर देता है सेक्शन समथिंग कि मैं एक मेरे पास जो डॉक्यूमेंट मिला है उस सब से ये सब ऑडिट रिपोर्ट सच है करके। तो इसके अंदर लिखा गया था कि ये जो डॉक्यूमेंट जो ऑडिट रिपोर्ट दिया गया टोटल रूल्स के हिसाब से नहीं है और जो क्लास दिया गया है वो भी गलत है और उनके हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब जो बराबर नहीं है और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस तरह उसने रिपोर्ट दिया गया और वो उसका पूरा ऑडिट रिपोर्ट मुझे मिल गया। तो उसके बाद मैं ये भी कहा उसमें लिखा गया था कि उसका एक स्पेशल रिपोर्ट बनता है, वो स्पेशल रिपोर्ट मैं जल्द सबमिट करूंगा। अभी जब तक स्पेशल रिपोर्ट सबमिट नहीं होता तब तक आगे कार्रवाई नहीं होती, तो उसके मैंने भी थोड़ा होल्ड किया और होल्ड करने के बाद मैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास भी एक बार एप्लीकेशन डाला और मैं पूछा कि भाई जो स्पेशल रिपोर्ट आना चाहिए था आया कि नहीं अब तक, तो उनका अभी तक नहीं आया करके। फिर मैंने वापस जो ऑडिटर था उस पर गवर्नमेंट का उसको फॉलोअप करने की कोशिश की, लेकिन मेरे आरटीआई के ऊपर वो शायद उसको पसंद नहीं आया तो रिसीव नहीं कर रहा था, तो कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैं थोड़ा होल्ड करने के बाद मैंने एक बार वापस फॉलोअप किया डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, तो उनका रिपोर्ट आ गया है और अभी जो है वो हियरिंग ली जाएगी और हियरिंग के बाद आपको बताया जाएगा क्या है क्या नहीं वो, और अगर सोसाइटी के पास से जो रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह रिजल्ट के बारे में मैंने अपनी कार्रवाई मेरी समझ के हिसाब से की। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं कि मैंने आपको बरोबर बताया कि नहीं, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की और अभी इंक्वायरी के हिसाब से आगे कार्रवाई चल रही है। हेमंत सर। यस मिस्टर पटेल, आपने बड़ा हाँ बहादुरी का काम किया, समझदारी का काम किया और एक एक्टिव वर्कर का काम किया है। फॉर द रिकॉर्ड मैं ये बता दूं कि आपने जो काम किया है वो 100 में से शायद 1 या 2 ही लोग करते हैं, बाकी सुस्ती में बैठे रहते हैं। जानकारी है गलत हो रहा है, जानकारी ये भी है कि मेरे पैसे से सोसाइटी के में गड़बड़ी हो रही है, सब कुछ जानकारी है, लेकिन चुप बैठे रहना डर के मारे। जैसे आपको अगर ध्यान में हो पटेल साहब, स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं क्लास में तो टीचर बोलते थे हैव यू अंडरस्टूड, वो अंडरस्टूड हो या ना हो, लेकिन सब बोलते थे हाँ अंडरस्टूड या चुप बैठे रहते थे। और वो जो टीचर है उसको भी मालूम है कि बच्चे लोग को अंडरस्टूड नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए उसने भी पूछ लिया और बच्चों ने भी फॉर्मेलिटी के लिए हाँ बोल दिया। उसका रिजल्ट अल्टीमेटली कभी दिखता है जब फाइनल एग्जाम्स निकलता है। अभी आप सेम सिनेरियो को कंपेयर करो आपके रीऑडिट के टाइम के लिए, तो भी वही चीज निकलता है। एक बार आपने कार्यवाही कर दिया, 2 करोड़ रुपए का गपाला पकड़ा गया, 2 करोड़ रुपए का रिकवरी आया, तो सब लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन आपको पर्सनली कोई आके थैंक यू नहीं बोलने वाला है, फिर भी नहीं बोलेगा, ना उसकी उतनी हिम्मत होने वाली है, करेज भी नहीं होगा उसको बिल्कुल भी, फिर भी सुस्ती में घर पे बैठा रहेगा। ऐसे भी लोग हैं। जो पैसा अगर रिटर्न आ भी गया हो, तो टिपिकली बोलना चाहिए ना, धन्यवाद तो बोलना चाहिए कम से कम कि भाई आपने इतना मेहनत किया, सपोर्ट किया, तो अच्छा काम किया हुआ है। आप अगर इलेक्शन में खड़े भी होंगे, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन तो सभी को ऐसा है कि इलेक्शन में कभी मत खड़े रहो। जो कुर्सी पे है, कुर्सी गर्म की जा सकती है,
दूसरा कुर्सी के नीचे आग लगा सकता है। आप कुर्सी के नीचे आग लगाने वाला बैठो, तो लोगों को फोर्स करो काम करने के लिए। उसको ये ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं अगर आया हुआ हूँ, क्योंकि वॉलेंटरली आ रहा है ना, वो ऑनरी हिसाब से आ रहा है। वो ये बोलेगा कि मैं तो अपना परिवार का टाइम छोड़ के आया हूँ। मैंने उसको इनवाइट नहीं किया परिवार का टाइम छोड़ के आने के लिए। उसने खुद नॉमिनेशन का फॉर्म भरा, उसने खुद प्रपोजर और सेकेंडर को चुना, उसने खुद जाके सबके सामने प्रचार किया, हाथ जोड़ के, मला वोट देऊन टाका, मेरे को वोट दे देना, ऑल दिस थिंग्स। तो दिस आर वॉलेंटरी थिंग्स, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं बोलता है। अब ये सब करने के बाद में, कुर्सी पे आने के बाद में, आप अगर अपने ही लोगों का पैसा खाओगे, अपने ही लोग हैं ना, सोसाइटी में 100 मेंबर है, 100 मेंबर में से किसी का 100 रुपए करके खा लिया, 10,000 रुपए खा लिया, छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन किसका खाया आप? कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अपने सोसाइटी के लोग एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, परिवार की तरह है। परिवार का ही पैसा खाएंगे, कैसा लगने वाला है उस चीज को? ये सब चीजों के बारे में हम थोड़ा देर में फिर से चर्चा करते हैं। वी विल टेक ए स्पॉन्सर्स ब्रेक and then we will resume back these discussions. Thank you. Okay. Please hold on till then. Okay. अंदर अंदर स्पॉन्सर ब्रेक सर। Welcome back, friends. With the permission of all our friends, we will take up questions only and only relating to today's topic. आज का विषय है गवर्नमेंट ऑडिट अंडर सेक्शन 81(6). Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. ऐसा वाला एक हैंड सिंबल होगा आपके स्क्रीन पे, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। We will take up questions in sequence. Only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility. So now we request members to ask their questions. Just click on the screen so that we can take up your questions. क्वेश्चंस के पहले थोड़ा सा जानकारी मैं बता देता हूं।
कि सोसाइटी की एक लायबिलिटी होती है टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोसाइटी की लायबिलिटी है जीएसटी की। सोसाइटी की लायबिलिटी है प्रॉपर्टी टैक्स की। सोसाइटी की लायबिलिटी है पानी का बिल भरने की, प्रॉपर्टी टैक्स भरने की, एनए टैक्स भरने का, बिजली का बिल भरने का, वगैरह वगैरह। बिजली के बिल में खासियत कैसी है कि बिजली का बिल वाला बोलता है कि भाई आपका 100 रुपए का बिल है, 10 तारीख तक भर देना है। 10 तारीख तक के बाद में भरोगे तो 110 रुपए देना पड़ेगा आपको। दस तारीख तक नहीं भरा, 110 रुपए भर दिया बिल। वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपया भर दिया आपने मैनेजिंग कमिटी ने, दैट इज क्लासिफाइड एज लॉस टू द सोसाइटी। सेम विथ प्रॉपर्टी टैक्स ऑल्सो। 99% ऑफ द सोसाइटीज टीडीएस टाइम पे नहीं भरती है और उसके पेनल्टी गवर्नमेंट लेवी करती है, क्योंकि ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सिस्टम है कंप्यूटराइज में। वो जो आपने पेनल्टी भरी लेट जमा करने के कारण, बोले वो एजेंसी की मिस्टेक हो या मैनेजिंग कमेटी की मिस्टेक हो या मैनेजर की मिस्टेक हो, मिस्टेक काउंट किया जाता है वो मैनेजिंग कमेटी का। इसका वर्णन आपको लिखित मिलेगा 73(1) सेक्शन में। ओमिशंस, नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी, वो सब उसी में आ जाता है। तो आपने जो पेनल्टी, मानो उदाहरण के तौर पे 1 बरस का 10,000 रुपया भरा टीडीएस का, मोस्ट सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी वो अकाउंट्स में जोड़ देती है और जनरल मेंबर्स को पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई अनुभवी मेंबर है, किसी को डाउट आया, जैसे पटेल साहब को लगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो रीऑडिट कराते हैं। फिर रीऑडिट में ये पता चलता है कि भाई 10,000 रुपया तो टीडीएस का पेनल्टी भरा हुआ है और बाकी सब मेंबर को अकाउंट्स में देना पड़ रहा है वो चीज। ये 10,000 रुपया मैनेजिंग कमेटी के हर मेंबर को अपने जेब से देना है। ये रीऑडिट के टाइम पे ऑर्डर आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। सेम विथ electricity bills. ఇది మీరు మాట్లాడి మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ రెడ్ సింబల్ ఇంటూ అంటే Same with various government authorities dues which are to be paid. For example, income tax का भी, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, आपके मोबाइल टावर है, आपके अदर इनकम है वगैरह वगैरह, और इनकम टैक्स आपने फाइल नहीं किया और इनकम टैक्स की पेनल्टी और इंटरेस्ट लग गई। अब इसमें हम लोग ये नहीं सोच सकते कि गलती मैनेजिंग कमेटी की गलती की वजह से हुई है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ का। आपको ड्यूटी करना है तो ड्यूटी बराबर करना है। लॉस हुआ है अगर, तो वो लॉस आपको पे करना है, बाकी मेंबरों को पे नहीं करना है। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर सोचते हैं कि खाली चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर रिस्पॉन्सिबल है। 73(1) भी बोलता है एंटायर मैनेजिंग कमेटी इज लायबल फॉर एनी डेफिशिएंसी बाय द मैनेजिंग कमेटी, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स वो एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर ये बोलता है बाय रिटर्न नोटिस टू द सोसाइटी एंड ऑल्सो टू द रजिस्ट्रार कि भाई ये सब मिस्टेक्स हुआ है, आई एब्सॉल्व माई सेल्फ, मैं अपने आप को इससे दूर रखता हूँ, और वैसा वाला एविडेंस क्रिएट करके रखा हुआ, तो कुछ बात बन सकती है। अगर बड़ा लायबिलिटी निकलता है, जैसे कई सोसाइटी में है, एक 5 करोड़ का लायबिलिटी निकला मैनेजिंग कमेटी के प्रति, और उसका भी वसूली तो करना है, तो वो वसूली उसके प्रॉपर्टी को अटैच करके किया जा सकता है। सिमिलरली, जैसे आप रिकवरी प्रोसीडिंग करते हो, रिकवरी प्रोसीडिंग में पैसा नहीं देते हो, तो रिकवरी ऑफिसर आपका प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है। सेम वे इसमें भी ये अटैचमेंट का प्रोसेस है करके। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो
ध्यान देने वाला मेंबर या आउटसाइडर इस चीज को पॉइंट कर सकता है और रीऑडिट के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, रीऑडिट का जो मुद्दत है, फाइनल पीरियड है, दैट इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 years फ्रॉम योर डेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने 2026 में अप्लाई कर रहे हो, तो उसके पहले का 5 साल का आप रीऑडिट करा सकते हो। रीऑडिट का एप्लीकेशन करने वाला व्यक्ति, एप्लीकेंट दैट इज, उसको रीऑडिट का फीस भरना है। रीऑडिट का फीस वापस नहीं मिलता है। अगर आपका केस फॉल्स है तो भी नहीं मिलता है, आपका केस अगर ट्रू है तो भी नहीं मिलता है। सोसाइटी, आप रजिस्ट्रार को पिटीशन कर सकते हो कि भाई ये रीऑडिट हुआ है, इसमें इतने का घपालेबाजी हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, पैसे का खाना वगैरह हुआ है, मैंने इतनी फीस भरी हुई है, आप ये मेरी फीस की रकम सोसाइटी से वसूल करा के दीजिए। तो ये भी एक प्रोविजन है, डिपेंडिंग ऑन द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, प्रोवाइडेड देयर इज एक्चुअली सम सब्सटेंस और जेन्युइनिटी इन द कंप्लेंट। ये साबित हुआ है कि ये मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। ऑफ कोर्स मिस अप्रोप्रिएशन साबित होने के बाद में वो वाला मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध ऑर्डर निकलना चाहिए कि वो 5 साल तक मैनेजिंग कमेटी की कुर्सी पे आने के लिए डीबार हो जाता है। प्रोसेस है, लंबा करना है। जैसे पटेल साहब ने एक अर्जी डाली, लेकिन 1 साल तक उसके पीछे पड़े रहे और शायद से आज तक वो पूरा उसका कंक्लूजन नहीं पहुंच पाया हुआ है। टाइम लगेगा, टाइम हर जगह लगता है। सरकारी कामकाज में आप ये मत सोचो कि टाइम पे काम हो जाएगा, नहीं होता है। सरकारी छोड़ो, हम अपने घर पे भी कौन सा टाइम पे काम करते हैं। कई बार बैठे रहते हैं, सुस्ती में लगे रहते हैं, खाना खाना है, 2 बजे का टाइम है, लेकिन कभी जल्दी चाहिए, कभी लेट चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी बाहर का चाहिए, घर का खाना छोड़ देना वगैरह वगैरह, कितनी चीजें हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम छोटा सा आगे चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर के हिसाब से। तो आई विल रिक्वेस्ट मेंबर्स कि और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप अपना पूछिए और पटेल साहब जवाब देंगे उस चीज का, और मैं भी जवाब दे सकूंगा उस चीज का। यस सर, प्लीज गो अहेड। पटेल साहब, आपको कुछ और ऐड करना है आपके तजुर्बे के बारे में? नहीं, आपने बताया सब सही है, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसा होगा। ठीक है, यस प्लीज मेंबर्स, प्लीज गो अहेड फ्रेंड्स। सर, हेमंत सर, हाँ, वीडियो ऑन कर दीजिए मिस्टर लोंटू। वीडियो कैसा ऑन करने का सर? जैसे आपने स्पीकर ऑन किया वैसे वीडियो ऑन कर दीजिए, उधर वीडियो का बटन है, देखिए। हाँ, यस सर, आई गॉट इट सर। या ओके, पूछिए आपका प्रश्न। गुड आफ्टरनून हेमंत सर। गुड इवनिंग हो गया सर जी। सर गुड इवनिंग सर, सॉरी यस सर, गो अहेड। सर। हमारा सोसाइटी में मेजर रिपेयर्स में बहुत लफड़ा हो गया। दे स्पेंट अराउंड 70 लाख रुपीस, वेरी गुड। out of which 45 lakhs has been misappropriated. Okay. I made a complaint to the deputy registrar. He called the managing committee and myself, and he had conducted 2-3 sittings in his chamber, Okay. whereby he has ordered re-audit under section 81(6) as per today's subject. Okay. Re-audit auditor has come with a detailed report where the lapses, violations had taken place in detail. Okay. So he had given the figure. You have agreed for a contract of 45 lakhs, whereas you have paid 70 lakhs. Okay. That is one difference. Okay. Out of the agreed works, 3 works have not been done. That amounts to 19 lakhs. This is second one. Amount agreed, paid is more. Second one, out of the agreed works, you have not done 3 types of work. That amounts to 20 lakhs. And another thing, unauthorized works you have done. That amounts to 3 lakhs. Totally, he has arrived at that figure.
he has also mentioned TDS violations and GST violations. Based on the report, Deputy Registrar also ordered for under Section 83. She had also concluded the same figure as arrived at by the re-audit auditor. Later on, under Section 88, inquiry has been ordered by the Deputy Registrar. Though the facts are very clear, he had concluded in his report, though they have committed so many major violations, the amount has been spent for society repair works, and hence he had concluded there is no loss to the society. Later on, I made an appeal against the 88 report to the Divisional Joint Registrar Kokan Bhavan. He had conducted the argument and cancelled the 88 report and again ordered the Deputy Registrar to order for re-enquiry. This is where the matter stands, and the new enquiry officer has started the re-enquiry under Section 88. And in the TDS violations, we have recently received a demand from the Income Tax Department for 1.02 crores. Very good. On the basis of the report of the re-audit report, I made a complaint none other than the Nirmala Sitharaman of the Finance Minister, Government of India. I have sent repeated reminds on a daily basis, whereby she had directed the Commissioner of Income Tax to conduct the verification and arrive at the loss to the government. Based on their inquiry, they arrived at the figure. Now, the society had made an appeal against that order. Now, the people who have committed the fraud, they say, because of your complaint, the Income Tax Department has raised this demand, and hence you are only responsible for this entire amount, not the committee. That is their argument. Now, people earlier, when I have demanded for the re-audit, when the re-audit auditor has arrived at the figure, they appreciated me. The moment the society is served with 1.02 crores of demand, again they all joined together and firing me. Instead of you saving the society, recovering the amount of 45 lakhs, you have intimated to the Government of India, whereby he has raised the demand of 1.02 crores, whereby all the members are suffered. Liability has been fixed on the society. That is their argument, sir. Mr. Donto, don't you think you have got such a huge experience of life? Yes, sir. And don't you think कि आपने इनकम टैक्स को ये सब जो किया है, Yes, sir. इनकम टैक्स का आया, तो Yes, इनकम sir. टैक्स ने तो अभी आज के दिन पे तो खाली नोटिस दिया है 1.02 करोड़ का. Yes, sir. आपको ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स वाला छोड़ देगा? गवर्नमेंट का ड्यूज तो कभी खत्म होता नहीं है. Yes, अभी sir. नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट क्या करेगा आगे जाके? They finalize their liability, fix the liability, and ask the society to pay the amount. Society does not pay now. Then what happens? I'm asking you for my information. Society has no funds of that amount, and that is where the members feel, where from the society meet that amount. Yeah, I'm asking you, sir. From where will the society pay? As far as my knowledge is concerned, the income tax doesn't bother who pays that amount. Correct. It concerned about the society. Yeah, but the I am society does not have funds. कहाँ से भरेगा पैसा वो? कहाँ से भरेगा? That is what I am telling my good friends. All the good friends, अरे भाई, the moment the liability is to be honored and it should be paid to the government, then you file a case against the people who have involved in the fraud and see that the amount is paid by them. Sir, I'll ask you another question to get at an answer. Supposing you have taken 5 crore rupees as a loan from State Bank of India Yes, for sir. buying a flat. You know, you are a young boy, you are a young techie, आपका सैलरी 5 लाख 10 लाख रुपए पर महीने का 1 करोड़ है, जोश में आपने लोन ले लिया, पहला साल इंस्टॉलमेंट भी भर दिया 10 साल का इंस्टॉलमेंट में,
दूसरे साल में ज्यादा होशियारी हो गया है तो आपको जॉब से किक आउट कर दिया, लेकिन अभी तो 5 साल का लोन बाकी है, 5-10 साल का, तो अभी प्रोसीजर तो करना पड़ेगा सरफेसी Yes, एक्ट sir. में प्रॉपर्टी लेने के लिए। उसके बाद में सरफेसी एक्ट के प्रॉपर्टी लेने के बाद में यदि आपने लोन पैसा भरा नहीं तो वो Yes. अथॉरिटी क्या करता है, बैंक क्या करता है? Bank will sell the property if there Exactly. is, So that is called auction. yes, So similarly, very similarly, what will be the income tax be doing? It has to recover its amount. किधर से भी करो, correct, आप sir. अपना किडनी बेच दो, हड्डी बेच दो या कुछ भी कर दो, लेकिन मेरा पैसा मुझे दे दो। गवर्नमेंट का रूल है सर वो चीज। Yes, sir. तो आपका प्रॉपर्टी तो ऑक्शन होने ही होने वाला है, सोसाइटी sir. का प्रॉपर्टी। Society don't have the property. It is in the individual. No doubt the property is in the name of the society. It is a limited company, but individual members will get affected because of this. That is not the lookout of the income tax department or any statutory authority. Do you think वो आप बाल्टी भर के आंसू बहाएगा तो आपका पैसा छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा सर। नहीं छोड़ेगा। तो आपका प्रॉपर्टी तो ऑक्शन होना ही होना है। यस सर। अभी अगर बाकी सब लोग बोलता है कि मिस्टर डोंटू की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपको उनको ये बोलना चाहिए कि आप लोग अपने आप को भाग्यवान समझो, कंसीडर योरसेल्फ ब्लेस्ड कि इनकम टैक्स ने पहला आपको नोटिस दिया है, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना इतना सब जन थोड़ा थोड़ा करके भर देने का उसको। आप जो मैनेजिंग कमेटी ने जिसने घपालाबाजी किया उसके प्रॉपर्टी पे ऑक्शन कर दो पहले। वही सर। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, आगे ना पीछे। That is what I have been telling to all the members. Now nobody is listening to me. सर डोंट टू। Yes sir. जैसा पटेल साहब ने बोला कि मैं उधर 4 बार गया, मैं पटेल साहब को ये बोलना चाहता हूँ और आपको भी यही बोलना चाहता हूँ, 4 बार मत जाओ, मुंह से कुछ मत बोलो, सिर्फ कागज पत्री का काम करो। कानून कागज पत्री का काम समझता है। आप नोटिस इश्यू करो, अथॉरिटी को प्रोवोक करो, इनकम टैक्स को बोलो पैसा नहीं देने वाला है, ऑक्शन करो प्रॉपर्टी इसका। यस सर। ऑक्शन करने के टाइम पे सब मेंबर आपको प्रेस करेगा, बोलेगा अब तो मैनेजिंग कमेटी का ऑक्शन करना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी। सो यू हैव टू नॉट टॉक टू द मेंबर्स। टॉकिंग करने के लिए सर किसके पास एनर्जी है? आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा बात बोलेगा तो आप सुनेंगे? अपना बेटा नहीं सुनता है अपने फादर मदर को। आपको तो तजुर्बा होगा ये सब चीजों का। Do you think the children listen to the parents? The same children whom you father. उसको भी मालूम है कि देखो वो मिस्टर डोंटू मेरा पिताजी है, फिर भी मैं नहीं सुनता है, उसने मेरा बचपन से सब केयर किया, पढ़ाया, सब कराया, तो मेरा कम से कम इतना तो बनना चाहिए कि मेरा फादर को सुनेगा। नहीं सुनता है साहब, तो मेंबर क्यों सुनने को बैठेगा आपका? Anyway, let us take Mr. Patel's opinion on this thing. He is also well experienced in life. Mr. Please, Patel, please give me your opinion on this, sir. सर जो ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है ना, उसके अंदर स्पेशल मेंशन किया जाता है कि ये पैसे जो है रिकवर कमेटी मेंबर के पास से रिकवर में स्टेटमेंट दिया जाता है अंदर। उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है कि कमेटी मेंबर से ही रिकवरी होना चाहिए, ऐसे लिखा जाता है, वैसे रिपोर्ट में लिखा जाता है। तो Sir, in section 81(6) he has not mentioned anything like that, sir. What I feel so. मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि कमेटी मेंबर्स का गलती की वजह से हुआ है और वो उनके पास से रिकवरी, दे आर ऑल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट, ऐसा लिखा है हुआ रिपोर्ट के अंदर। What he has recommended was for detailed inquiry should take place. ऐसा करके उन्होंने लिखा। Later on, deputy registrar ordered inquiry under section 83. She had confirmed the figures, and later on under section 88, what you say, the liability will get fixed account the people responsible for the loss. Right. Not in the audit report, what I feel so. Mr. Donto, the audit report is conducted by a government officer. Yes, sir. On duty government officer. Right. That 83 report is conducted by a deemed public servant. Yes, sir.
So that deemed public servant report cannot override the report of an on-duty government officer. Yes, sir. It is a report by a government department. Yes, Whereas sir. 83 report, 88 report is by a deemed public servant, even though they are appointed by the registrar. Government. Okay. So the audit report 81.6 is final and irrefutable. If the department is not working, then what next you can do? Patel साहब आप guide कर सकते हो? If the department is not working, next what to do? Sir, Hemant sir, department is working and he had ordered again re-audit under section 88. That process is now underway. And after that, what I should do? I want you to engage as an advocate, or you suggest some sincere and honest advocate to deal the matter up to the any level. I have spent so far 3 lakh rupees on this by way of fees, engaging the advocates for appeals and other things. Patel साहब, your view please. नहीं, मेरे केस में तो अब तक जो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, सेक्शन 83 की इंक्वायरी चल रही है. 88. और वो 88. Sir, 83 83 चल- officer confirmed the amounts and misappropriation. दैट इज योर केस. माय केस के अंदर 83 का इंक्वायरी चल रही है और उसका रिपोर्ट तक मेरे पास नहीं आया है. अच्छा अच्छा. हाँ, तो Mr. Dongre, आगे you का can also file a private Yes, sir. criminal complaint case Yes, sir. in the local magistrate's court by taking as an evidence this particular government audit report. Yes, And sir. there you do not need to do anything. That will be taken care of in the court. That is inescapable. You will not be able to, the managing committee will not be able to escape. 83 को कैसा है, उसको फीस मिलता है 25,000 रुपए का. Yes, sir. वो जो मैनेजिंग कमेटी है जिसने 1 करोड़ का मिसचिफ किया है, Yes, they sir. give him another 50K or 1L, isn't it? Yes, sir. तो आपके केस में सेकेंड 88 का इंक्वायरी हुआ आपके कहे अनुसार. Yes, sir. So this will continue. So instead of wasting time here and there, writing, talking to people, you file a private criminal complaint in the magistrate court, because whatever offenses are described in that 81.6 report is fraud, misappropriation, and so many other offenses. That does not require much evidence, because 81.6 report, being a government auditor report, will be taken as final. Yes, sir. Same formula वो सरफेसिया एक्ट में भी होता है. Anyway, Mr. Donto, thank you for joining in. We'll take some other query. Yes, Anybody else has any other query, please? Somebody was asking something that time. Mr. Kelkar, you wanted to ask something? Mr. Kelkar, please go ahead. Unmute. Please unmute. Can you hear me, sir? Yes, please. Mr. Kelkar, please go ahead. Sir, this is a very important subject you have taken in this webinar, because in my society, I have also filed the re-audit application few years back. 3 साल पहले री-ऑडिट के लिए मैंने भी अप्लाई किया था, along with 3-4 other members. In fact, there is no fraud in our society as far as our society is concerned. So the application for re-audit was rejected by the deputy registrar. They say, I said, you show me any law or section or rule where it says the re-audit application can be filed only if there is a fraud. My points are misinterpretation of the bylaws, certain acts, and certain misappropriation of the funds, which is
done unknowingly by the managing committee, and in spite of a correspondence for 5 years, they are not ready to take the cognizance. And I do not wish to go to the court only for these small things. And certain members are put to loss. Bigger area flat holders are being put to loss because of miscalculations. After great persuasion through Deputy Registrar, District Deputy Registrar, who is supposed to pass the order, said you go for a test audit, not re-audit. But I said I am ready to pay the money. Why you insist for the test audit? Since I am ready to pay from my pocket, you should not have an objection. After great persuasion, the re-audit order was given. After 2 years, I was following it that re-audit starts. It did not. My continuous visit to district officer, deputy registrar officer, and the auditor who was appointed. At last year, in 25, re-audit started. Then हमारे सोसाइटी में बहुत नाराज हो गई. All members were shouting at me. I said, तुम लोग सुनते नहीं हो तो कम से कम गवर्नमेंट ऑडिटर ने बताना चाहिए आपको कि क्या गलत है, क्या सच है. अभी री-ऑडिट का पूरा री-ऑडिट अहवाल सबमिट हो गया. Before that, members of the managing committee, present managing committee, and myself and other few members who are also applied along with me, you are present. And all my points, 10, 11 points which I have objected, have been accepted in the re-audit report. Now 2 months have passed, nothing has been done by the committee. I have requested the auditor, since there are strictures and violation of the bylaws, please submit the special report which is mandatory as per your audit manual. He also told me that special report is submitted only if there is a fraud. I said the violation of bylaws and certain acts and sections, you are supposed to submit the special report. And only after that, I can go ahead for my recovery of 15,000 rupees because there is a violation of various bylaws. अभी तक कुछ हुआ नहीं है. But one thing I must admit, Hemanji sir, you have said that orally कुछ किसका कुछ value नहीं है unless you put everything in writing, black and white. Then only you can go ahead with such a project. I hope I get a success maybe after 2-3 months. I'm keeping patience that society will follow it up. As the normal audit, they have to do the rectification. Similarly, re-audit also they are supposed to submit the re-audit rectification report. They have not done it. अभी 1-2 महीने के बाद फिर से फॉलो अप करूंगा, देखेंगे क्या निष्पन्न होता है. My question is, are they supposed to submit the special report even if there is no fraud? पटेल साहब आपका क्या कहना है? नहीं सर, सर जो बात कर रहे हैं कलकर साहब, उसमें तो फेयर लेखा परीक्षण में ऐसा स्टेटमेंट आता ही है कि विशेष अहवाल बोलेगा तो स्पेशल रिपोर्ट इसमें सबमिट किया जाएगा. मेरे केस में भी यही हुआ कि स्पेशल रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, स्टेटमेंट था, तो इससे मैं इसको फॉलोअप किया बाद में कि कभी हो रहा है करके. तो स्पेशल रिपोर्ट मेरे को अहवाल सबमिट करने के नियरली 25 डेज के बाद हुआ, लेकिन हुआ. अगर स्पेशल रिपोर्ट आया है तो बाद में आप कलकर साहब बोल रहे हैं वैसे इंक्वायरी हो गया है. अगर वो रिपोर्ट में मेंशन है तो ये मेरे केस में हुआ है. राइट. तो केलकर साहब के लिए ऐसा है कि रिपोर्ट तो सबमिट करना है, फीस तो भरा हुआ है आपने, उसका निकाल है, ऑर्डर है, रिपोर्ट है, वो तो सबमिट करना है, भले नेगेटिव रिपोर्ट हो या पॉजिटिव रिपोर्ट हो. दैट इज अप टू यू. बिकॉज इफ यू डोंट गेट a report, negative report or positive report, you will not be able to appeal it or go ahead in other courts also. You have always got an option of filing a writ petition in the High Court and getting fresh directions to all these people to do the needful. लेकिन जब रिपोर्ट ही नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे उस चीज के लिए. नहीं, रिपोर्ट आ गया सर, स्पेशल रिपोर्ट नहीं आया. तो वेट करिए, जैसे आपने बोला हमारे तरफ से
अपने सारे दोस्तों की तरफ से आपको गुड विशेस एंड सक्सेस के लिए आई थिंक यू विल गेट द सक्सेस। आपने इतना Thank you. मेहनत किया हुआ है, बहुत कम लोग करते हैं। जैसे मैंने बताया पटेल साहब ने किया, मैंने बताया 100 में से शायद 2 या 3 लोग ही करते हैं, बाकी डर के मारे घर में दुब के बैठे रहते हैं। डू यू एग्री विथ दिस केलकर साहब? Yeah, absolutely. घर में बैठ के दुब के बैठे रहते हैं लोग। मेंबर्स एटीट्यूड होता है आपल्याला काय पैसा. नहीं नहीं, एनीवे काम कर रहे करने दो, थोड़ा सा इधर उधर होता है, 19-20 का फर्क होता है, ये एटीट्यूड है। फिर गलती एक मैनेजिंग कमेटी करेगी, दूसरी आएगी वो और गलती करेगी, वो सब चालू रहता है। दैट इज द ट्रबल। Yeah, so when this happens, you should never come into the managing committee, क्योंकि ये जो दुबके हुए लोग हैं, दुबके बोलो या दबे हुए लोग जो है, आई डू नॉट नो व्हाट इज द वर्ड, पर जो भी कुछ है, यही लोग मैनेजिंग कमेटी में आते हैं और यही लोग ऐसी फिर से गलती करते रहते हैं। और फिर पटेल साहब जैसे लोग, केलकर जैसे लोग फिर बाहर निकलते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे अब तो मैं फंसा, अब तो मेरी प्रॉपर्टी तक ऑक्शन हो सकती है अगर ये पीछे पड़ा रहा तो। और मैं तो पटेल साहब को भी सजेस्ट करूंगा, केलकर साहब आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर किसी ने आपके पैसे भले 10 ही रुपए क्यों ना हो, मैं जाके वो टमाटर वाले को 10 रुपए ज्यादा दे दूंगा, चलेगा। लेकिन वो टमाटर वाले ने जानबूझ के चीटिंग किया तो फिर मग त्याला सोडायचं नाही। बरोबर ना केलकर साहब? बरोबर. अनजाने में किया तो चलो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, चल से। बट एनीवे, थैंक यू मिस्टर केलकर एज यूजुअल फॉर ज्वाइनिंग इन। सर एक बात बोलने की रहेगी कि सभी लोग बोलते हैं आप मैनेजिंग कमेटी में आके करो और कुछ करना है आपको, तो मैं बोला मैं 2 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, अभी बाहर रह के जो करूंगा वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी में तो कभी भी आने का नहीं। जैसे मैंने कहा, कुर्सी पे बैठोगे ना तो कोई ना कोई, आज केलकर नीचे आग लगा रहा है, आज पटेल लगा रहा है, आज सुनील जी लगाएंगे वगैरह, कोई ना कोई लगाते ही रहेगा। आप बैठो या और कोई बैठे, तो बेटर क्या है, ऐसे लोगों को बैठाओ जो दबे हुए लोग हैं, जो काम करना नहीं चाहते, जो आपका साथ ही नहीं देना चाहते अच्छे काम के लिए। सीधी सीधी बात है, अगर आप को आवाज लगाना नहीं आता है तो घर में ही बैठे रहो, मैनेजिंग कमेटी में नहीं आना। मैनेजिंग कमेटी में नहीं आना तो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, चलेगा। वो पैसा खा रहा है, वो अकेला खा रहा है, आप तो सब परिवार वाले खा रहे हो मेरा पैसा। आप तो मेरे को बोल रहे हो कि हम तो आपके परिवार वाले हैं। भाई भाई का पैसा खाएगा, चाचा मामा का पैसा खाएगा, बाहर वाला खा के जाएगा, चाल से विल डू, पर घर वाला नहीं खाना चाहिए। चलेगा क्या केलकर साहब? आपका भाई ने आपको चीट किया तो नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. आपके भाई ने बोला कि रमेश भाई 100 रुपए दे दो, हम बोला यार 200 रुपए ले ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपके जेब से गपचुप निकालेगा तो चलेगा क्या आपको? एनीवे सुनील जी, सुनील नारायणकर साहब, आपका प्रश्न। थैंक यू हाँ, नमस्कार नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक सर आपने बहुत बढ़िया लिया है। सब सोसाइटी में यही चल रहा है, हमारे सोसाइटी में भी यही प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे अभी पटेल साहब ने बहुत सारा आगे का एडवांस का है ना, उन्होंने कंप्लेंट का रिपोर्ट दी बताया है, जो अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। तो अभी मेरा सोसाइटी में भी वही री ऑडिट का मेरा चल रहा है। तो अभी उसमें मैं आगे तक के जो जाने का है उसी का प्रावधान अभी लूंगा, तो मेरे को अभी है ना ज़्यादा फायदा होएगा। और जैसे अभी डोनू सर ने शायद बताया कि उन्होंने उनका खुद का जो लीगल एडवाइजर है उसके थ्रू काम किया है, तो मैंने भी लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया है। उनके लेटर से ही मैं अभी कमिटी मेंबर को भी लेटर डालता हूँ और प्लस डीआर के पास भी मैं अभी प्रोसीड होने वाला हूँ। तो अभी पटेल सर ने जो भी बताया है उसका ध्यान रखूंगा और मैं एडवांस में जाऊंगा। मैं पहले से ही इनका जो कंप्लेंट लेटर है ऑलरेडी उनको सबमिट करूंगा, तो बाद में जो डिले होने वाला है तो होएगा नहीं। Good.
Raman sir, I got one question, sir, if you permit me. तो डोंट पे प्लीज गो अहेड। एक मिनट, सुनील जी आपका और कोई प्रश्न है क्या? हाँ सर, देखो अभी पटेल सर ने जो 3 पॉइंट पे उधर कंप्लेंट डाला था, तो मेरे पास वो 3 पॉइंट तो ही है, प्लस उसके ऊपर भी ज्यादा पॉइंट है जो एकदम लीगली दिख रहा है। उनके पेपर्स के ऊपर से ऑडिट रिपोर्ट जो आया है ना, वो बोलते हैं कि ओपा में किसी को दिखाया नहीं जा सकता है, तो वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो वो मैंने एक बार आपको पूछा भी था लास्ट वेबिनार में, तो ये कॉन्फिडेंशियल कैसा हो गया कि लीगल एडवाइजर बोलता है कि अगर सोसाइटी में आप पैसे भरते हो तो कोई भी चीज जो है ना कॉन्फिडेंशियल रहता है नहीं। आपने पैसा दिया तो आपको दिखाना ही है, ट्रांसपेरेंसी इसी को बोलते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी होता ही नहीं है, हर एक सोसाइटी में यही प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे आप अभी बोले, जो इलीगल काम करने वाले वही ज्यादा आने को देखते हैं और वही सबको धमकाते हैं। तो हमारे आपका क्या सोसाइटी, कहणं आहे सुनील जी की मॅनेजिंग कमिटी मध्ये यायचं की नाही यायचं? सर मैनेजिंग कमेटी में मेरे पिताजी थे, तीन साल ऐसे 3 बार थे। उसके बाद में मेरे को पूरा सोसाइटी ने विदाउट इलेक्शन बोले आप कायदे से बोलते हो तो आप सेक्रेटरी बनो करके। तो मैंने पूरा स्टडी किया, लगभग बायलॉज मैंने मेरे 3 साल के 2 बार में मैंने बायलॉज का कॉपी लगभग हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं बोलता हूँ अभी तक 25-30 बार वापस पढ़ा कि अपने को सामने कैसा उनको आंसर देना है, जो भी कुछ रेज हुआ है तो उसका कैसा डिटेल में अपने को जानकारी होना मांगता है। प्लस सोसाइटी के जो फाउंडर मेंबर्स थे और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके पास में जाके, मैं सबके पास में जाके उनसे सलाह मशवरा करके मैं एडवांस होते गया। तो फिर भी आप जैसे बोलते हैं ना, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, तो हम फाइट करो, हम आपके पीछे है, लेकिन आपके पीछे के पीछे खिसकने के लिए आपके साथ रहने को कोई तैयार नहीं होता है। ये सब जगह ऐसी प्रैक्टिस है। तो उसके लिए क्या होता है, घर में अपने को है ना बोलते हैं तुमको क्या पड़ी है। ये सब घर में ऐसे, पटेल साहब के घर में भी ऐसा होता है कि अपन क्यों परेशान है, अपन क्यों पैसा खर्चा करे। अभी डोनू सर ने 3 लाख रुपए का अभी तक खर्चा किया, तो अपने को उसका क्या फायदा है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम होता है कि अपने को अगर किसी सही काम के लिए भी अगर कोई अपने को चैलेंज करता है तो वो चैलेंज अपने को एक्सेप्ट करके उसको फाइट करना है। और अपन अगर सही राह पे है तो अपने को पैसा भी मिलेगा। अरे री ऑडिट का पैसा भी मिलता है, वो डीआर के पास, जैसे आपने बोला ना, डीआर को है कि बगी हमको दिख रहा है कि इधर घपला हुआ, तो अपने को रिफंड करता है। वो जो भी होगा 50% अपने को री ऑडिट का पैसा 50% भरना पड़ता है, तो वो अपने को मिल जाता है। अरे सही चीज है, अपन सही पॉइंट रेज किया टोटली। और इसमें अपन अगर, सुनील जी मुझे आप ये बताइए कि आज आपको अगर, जैसे मैंने ये कहा कि मैनेजिंग कमेटी के कुर्सी पे कभी नहीं बैठने का, आप नहीं, मेरे इस कथन से सहमत हैं क्या हाँ या इस नहीं कथन, सहमत हैं? नहीं मैं बोलूंगा कि अगर आपको समाज कार्य करना है और आपको सच्ची राह पे चलना है और आपको जो है ना घर धंधा छोड़ के अगर आपको टाइम देना है सोसाइटी के लिए, और उसके बाद में आपको सब लीगल नॉलेज होना होता है। अगर ये सब है आपको और कमिटी मेंबर्स को सबको साथ में लेके चलना है, अगर उनको उनको आपको देना है सपोर्ट, तो ही आप आओ। अगर नहीं कोई ऐसा देता है तो आप नहीं जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और बाहर से आप नॉलेज दो सबको, लेटर निकालो भाई आप ये गलती कर रहे हो तो उसको सुधारो करके। मैंने आज तक अभी 4 साल में सोसाइटी के कमेटी के ऊपर लगभग 100 के ऊपर लेटर निकाले, और उन्होंने इसमें अभी तक मेरे को 2 या 3 लेटर को ही आंसर दिया है। मेरे एडवोकेट का एक लेटर गया, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला है तुम डिफॉल्टर है, तुमको हम लोग कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, पेपर्स देंगे नहीं करके। तो अभी डीआर के पास बोला है आप लेटर लेके आओ, हम उनसे जो भी आपको लेटर मिलता है वो आपको दे देंगे करके। तो अभी वो ठीक है, मैं, एक मिनट, पटेल साहब आप क्या कहते हैं, मैनेजिंग कमेटी में आने का कि नहीं आने का? तो जितना आपसे सीखा है ना, एट प्रेजेंट मैं कमेटी में हूँ कुछ बदलने के लिए, क्योंकि बाहर रह के कुछ नहीं होता है, कुछ बदलना है तो आपको उतरना है। वो बोलते हैं ना कोयले की तरह तो कार्य करने पड़ते हैं, वैसा हो रहा है सब कुछ। मैनेजिंग कमेटी में आने के बाद में आपने तो बहुत ईमानदारी से काम किया, हाँ। मानो एक उदाहरण लेते हैं, हम्म। लेकिन 100 मेंबर के सोसाइटी में आपको नहीं लगता है कि कम से कम 4-5 ऐसे लोग निकलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं, ईमानदारी वगैरह तो सब बेकार की बात है, इसने तो पक्का कुछ ना कुछ खाया पिया है? ऐसा लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वो तो तैयारी रख के बोलने बोलने वाले ही है,
क्योंकि सब ये समझते हैं कि ऐसे इसी चीज के लिए, लेकिन कभी कभी क्या है लोगों को, समाज को बाजू में रखकर कुछ सोसाइटी के लिए काम करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको सोसाइटी को सीखे, वो सोसाइटी को पास ऑन करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ओके, वी विल टेक अप आवर लास्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर दोनते। आपको कुछ पूछना था दोनते साहब? 1 minute, sir. Yes. Earlier committee, when the re-audit was going on, they passed a resolution in the general body to take legal assistance from the advocate and and they paid society's amount to reply to the re-audit auditor. Again now, under section 88, re-enquiry is now going on. Now they are trying to pass another resolution in the general body to engage an advocate for the fraud they have committed. Is it fair, sir? Yeah, the law permits that. Proceedings against you personally, you will not be able to use society funds for that purposes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. But if the proceeding is against the society, now supposing अनिल भाई था 1979 में, अनिल भाई था, उसने कुछ गड़बड़ किया 100 रुपए का, उसका ऑडिट हुआ और 100 रुपए का ऑडिट अनिल भाई के ऊपर फिक्स किया। आज अनिल भाई मर मुरा गया, भाग गया, फ्लैट बेच के चला गया, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो 100 रुपए का लायबिलिटी किसके ऊपर है? वो उस मेंबरशिप के ऊपर है। 101 में अनिल भाई रहता था, बेच के चला गया, मर गया, 101 के ऊपर लायबिलिटी फिक्स होता है, मेंबरशिप ऑफ 101। तो आप अगर ये बोलेंगे कि अनिल भाई भाग गया, मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो भी लायबिलिटी बना रहेगा। लायबिलिटी इज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मेंबरशिप, इट इज नॉट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्रिमिनल लायबिलिटी है, विकारियस लायबिलिटी है, तो फिर इंडिविजुअल आदमी के नाम पे जाएगा वो। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी में उसको खाली सजा होगी, पेनल्टी होगी या जेल होगा, लेकिन पैसे का रिकवरी नहीं होने वाला है। पैसे का रिकवरी या तो एमसीएस एक्ट में होगा या तो सिविल प्रोसीजर कोड में होगा, लेकिन होगा। ये सारी जानकारी लेके आपको प्रोसेस करना पड़ेगा उस चीज को। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने गड़बड़ किया है, मैं एडवोकेट एंगेज कर रहा हूँ सोसाइटी के पैसे से, वो नहीं होने वाला है सर। दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 71. Okay, sir. There is a notification also on this aspect from the cooperative commissioner and as well as from the cooperative department also. And forget them also. It is written in the section 71 itself. Just read it and you will understand. It's a simple thing, not a big thing. सर Okay. एक क्वेश्चन है। Okay, thank you, sir. Thank you. सर Yes, please. कौन पूछ रहा था? मैं, हाँ, पाटिल सर। हाँ, आपने जिस तरह अभी कहा कि वो लायबिलिटी है वो मेंबरशिप के ऊपर है, नॉट पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है। मतलब जैसे एक जिसके ऊपर लायबिलिटी फिक्स हुई है और वो बेच के चला गया, तो जो पर्सन उसके बाद जो फ्लैट लेगा उसके ऊपर आएगी। एग्रीमेंट में तो वही लिखा हुआ है। You are buying the flat with what? The assets and the liabilities. I see. With the assets And and liability. liabilities. When there is a sinking fund of 100 rupees kept in the society, तो क्या सोसाइटी सिंकिंग फंड रजिस्टर में आपका नाम ट्रांसफर नहीं कर देती? उस पर तो आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं सिंकिंग फंड के अमाउंट के ऊपर, बट आपका एग्रीमेंट में क्लॉज तो आपने लिख दिया हुआ है, पास्ट, फ्यूचर वगैरह वगैरह लायबिलिटीज। इट इज अ सिंपल थिंग एंड दैट इज रिकॉर्डेड इन द एग्रीमेंट। इट इज अ टिपिकल स्टैंडर्ड एग्रीमेंट। आप ये अच्छा ठीक है, चलो ना भाई अनिल भाई मर गया तो क्या करने का, 2 करोड़ रुपए का घपालाबाजी कर दिया उसने, अभी क्या करने का? उसकी बीवी आ गई मेंबर बन गई, उसका बेटा आके मेंबर बन गया, उसकी बहू आ गई, मतलब उसका लायबिलिटी खत्म हो गया, क्योंकि वो तो क्रिमिनल लायबिलिटी भी है ना। क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म हो जाती है उसके मरने से।
अनिल भाई के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई, मर गया। अब उसकी सजा उसकी बीवी नहीं काट सकती, उसका बच्चा नहीं काट सकता, उसकी बहू उसके पोता नहीं काट सकता। लेकिन जैसे आप समझो अनिल भाई है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस 1 करोड़ रुपए का क्लेम आया हुआ है। किसके ऊपर आया हुआ? अनिल भाई के ऊपर आया हुआ है। अनिल भाई के पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर आया हुआ है। वो किधर भी उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में होगी या अब्रॉड में होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट टू सीज इट, सेल इट, रिकवर द अमाउंट। सीधी सीधी बात है। तो आप ये मत सोचो साधारण तौर पे कि मैंने सोसाइटी में, इसीलिए बोला आपको कुर्सी पे नहीं आना कभी भी, क्योंकि कुर्सी पे आओगे तो पटेल तो फंसेगा ही फंसेगा, अनिल भाई पटेल भी फंसेगा, सुनील भाई पटेल भी फंसेगा, अनीता भी फंसेगी, सुनीता भी फंसेगी, क्योंकि सिविल लायबिलिटी है, पैसे का मामला है। वो अनीता मुश्किल में होकर बोलेगा, अरे मेरे ससुर ने तो छोड़ के गया प्रॉपर्टी और ये सोसाइटी वाला तो मेरे को 2 करोड़ का रिकवरी डाल रहा है, तो गाली गलौज तो आपको ही मिलने वाली है सर जी। डोंट थिंक दैट वे कि सिविल लायबिलिटी खत्म हो जाती है जब तक प्रॉपर्टी है। या तो दिवालिया घोषित करो अपने आप को, इनसॉल्वेंट घोषित कर दो, माझ्याकडे काहीच पैसे नाहीये, संपलं, मी तर तो लंगर मध्ये जाऊन जेवतो मी। Mr. Lakshman Raj, you had some question. Please switch on your video and ask the question, please. Mr. Lakshman Raj. Yes. Namaste, sir. नमस्ते नमस्ते। लक्ष्मण जी, गो अहेड सर, अच्छा, प्लीज गो सर अहेड। मेरा ये कहना है, जब अनिल भाई फ्लैट बेचते हैं 101, तो सोसाइटी से एनओसी लेते हैं कि अभी 101 पे कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट है, उसका सब बिल क्लियर है, तो फिर क्या होगा? फिर भी रिकवर हो सकता है जो नए आदमी ने फ्लैट लिया है तो? लक्ष्मण जी, उसको आपने नो बोला ड्यू कि बिल, सोसाइटी का बिल क्लियर है। हाँ, सोसाइटी का बिल क्लियर, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। अभी उधर उस फ्लैट में इनकम टैक्स का लायबिलिटी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसने गवाला किया हुआ है, उसका धंधा था, उसको 2 करोड़ रुपए जीएसटी को देना है। बराबर। तो सोसाइटी के एनओसी से आई थिंक वो इनकम टैक्स वाला बोलेगा, अच्छा भाई चलो सोसाइटी का एनओसी आ गया, चलो हमारा भी पैसा छोड़ दो। इज इट पॉसिबल सर? गवर्नमेंट का पैसा तो उसको तो फिर उसका नाम से सर्च वारंट निकलना चाहिए अनिल भाई को ढूंढने के लिए। जो नया लिया है वो क्यों फंस रहा है? अनिल भाई का वारंट नहीं निकलेगा, सर्च वारंट अनिल भाई के नाम से निकलना चाहिए। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में निकलता है सर वो। सर पर वो नया आदमी बेचारा फंस जाएगा, उसकी लायबिलिटी एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है ना सर, लेकिन आपका लायबिलिटी का क्लॉज लिखा हुआ है एग्रीमेंट पे। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जब किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो इट इज एज इट इज वेयर इट इज बेसिस पे हमेशा खरीदा जाता है, एज इट इज वेयर इट इज। लक्ष्मण जी, आप मुझे ये बताइए, आपके पास में 100 रुपए का विरासत है आपके पास में, आप अपने बेटे को वो 100 रुपए का विरासत दे के जाते हो, अनिल भाई को दे के जाते हो। ओके, चलो ये एक समझ में आ गया। आपके जाने के बाद में इनकम टैक्स वाला बोलता है, नहीं लक्ष्मण के ऊपर तो 1000 रुपए का हमारा क्लेम बाकी है। सर ये विरासत में आया हुआ है ना, अनिल भाई बेच के चला गया है, ये सोल्ड इज फ्लैट, और 1 साल के बाद जीएसटी वाले आते हैं या टैक्सेस वाले आते हैं। कैरीड फॉरवर्ड टू द न्यू परचेजर बिकॉज ही परचेजेस। सर वो परचेजर लीगल है, इज नॉट अ परचेजर। It is when you buy any property, it is as it is where it is condition. As it is where it is condition का मतलब है with the assets and with the liabilities. सर तो सेल एग्रीमेंट में खाली लिखे विद एसेट नो लायबिलिटीज, ऐसा क्लॉज डालना चाहिए। आप अगर वो डालेंगे तो जो सेलर है उसका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे आप ही। जैसे अनिल भाई है, वो
भाग गया किधर भी, उसका ट्रेसेबल। अभी आपने किसी की प्रॉपर्टी खरीदी, वो गुजरात का है और वो चला गया किधर भी, अभी उसका आगे पीछे किधर भी नहीं है कि वो पंजाब गया कि वो हरियाणा गया, तो पता नहीं। गवर्नमेंट की रिकवरी है तो गवर्नमेंट ढूंढे अनिल भाई को पूरे पैन इंडिया, पूरे पैन वर्ल्ड में। लेके आवे मोदी को, और जो नीरव मोदी चले गए, लेके आ रही है। हाँ, उनकी काफी इसीलिए एसेट बेची हुई है, तो उनके पर रिकवरी नहीं कानून आई में है वैसा नीरव। प्रावधान नहीं है अभी आज के दिन पे। आप जो कह रहे हो ना, वैसा वर्ल्ड में किधर भी नहीं है। हो सकता है मैं गलत होगा। ये ऐसा करके तो लोग भाग जाएंगे और बाद में किसी का कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा होता नहीं है सर। मैंने अनिल भाई से सुरेश भाई ने लिया तो सुरेश भाई तकलीफ में आ गया उसकी लाइबिलिटी में। यस, यस, वेरी तो करेक्ट। गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसका, या तो एग्रीमेंट में विथ एसेट नो लाइबिलिटी डालना चाहिए एक clause। नल एंड वॉइड एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता कानून में। अच्छा, अगर रजिस्टर हो तो भी? रजिस्टर हो या नॉन रजिस्टर हो, कानून बदली नहीं होता है। एनीवे, केलकर साहब आपका आखिरी प्रश्न। अनम्यूट करिए केलकर साहब, प्लीज अनम्यूट सर, केलकर जी। माइक, हाँ, गो अहेड। Sir, the member should prefer test audit or a re-audit. पटेल साहब कुछ कमेंट करेंगे? तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। टेस्ट ऑडिट में पूरा जो पर्टिकुलर होता है उसका नहीं, मतलब चल सकता है टेस्ट ऑडिट भी। वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगेगा तो उसमें से ही वो करेगा, और री ऑडिट में पूरा साल का जो डिमांड होता है उसके करते हैं ना टेस्ट ऑडिट में, मेरे हिसाब से। टेस्ट ऑडिट केलकर साहब ऐसा है कि ओनली स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होगा, अच्छा, बाकी चीजों के ऊपर नहीं होगा। आपने बोला साहब कि टेस्ट ऑडिट में इन्होंने 5 साल टीडीएस नहीं भरा, तो अब खाली उतना ही टीडीएस को लेके टेस्ट ऑडिट होगा, बाकी का मुद्दा सारा इग्नोर हो जाएगा। okay. और कोई डाल सकता है री ऑडिट के लिए। आज केलकर साहब ने डाला, कल सुरेश भाई ने डालेगा, उसके बाद में रमेश भाई डालेगा। इट इज पॉसिबल। Okay. Right. Thank you. Mr. Sunil, you have any other question? We'll conclude. We are running out of time. Mr. Sunil Narayankar. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था जो अभी बातचीत चल रहा था। अनिल भाई का प्रॉपर्टी लेने के पहले अगर मैं पेपर में ऐड डालूं कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, इसके ऊपर किसी का कुछ ड्यूज हो तो वो आके बतावे, तो ऐसा हो सकता है कि आपने को वो चांस मिलने का कि नया प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ तो उसका लायबिलिटी से बचने के लिए, ऐसा हो सकता है कुछ? नारायणकर साहब, मुझे आप ये बताइए कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते हैं आप नॉर्मली? हाँ, क्या बोले? कौन सा न्यूज़पेपर आप रीड करते हो? महाराष्ट्र टाइम्स है। आनी, पुडारी? वही है, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, अभी सिर्फ महाराष्ट्र टाइम्स चल रहा है। व्हाट अबाउट पुडारी? पुणे से पब्लिश होता है पुडारी। नहीं, पुडारी नहीं। व्हाट अबाउट सामना? सामना भी नहीं। व्हाट अबाउट लोकसत्ता? लोकसत्ता भी नहीं। ऍडव्हर्टाइजमेंट लोकसत्ता में दिया हुआ है। हाँ, अभी आता काय करायचं? बराबर। अब वैसा तो एक इंग्लिश पेपर और एक लोकल पेपर, ऐसा 2 पेपर में देने का प्रावधान है ना, जो मैं हमेशा। समझ गया, लेकिन आपने कहा मैं महाराष्ट्र टाइम्स यूज करता हूँ, हाँ हाँ, मैं पुडारी यूज करता हूँ, लेकिन लोकसत्ता में पब्लिश किया। बराबर। आता काय करायचं? मिड डे पण मराठीमध्ये येते, आता काय करायचं? कितना सामने वाले पे पेपर रीड चांस। करने वाले हैं? हाँ, सरकार के सामने। पास में सरकार के ड्यूज, सरकार का बकाया, सरकार के ड्यूज के विरुद्ध में सरकारी ऑफिसर एक आदमी बिठा के रखोगे आप न्यूज़पेपर देखते रहने के लिए? राइट। हो नहीं सकता ना। सरकार का ड्यूज जो है, गवर्नमेंट ड्यूज इज नेवर फेलेबल। राइट। क्रिमिनल लायबिलिटी बाद में, लेकिन उसका जो ड्यूज है, प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, एनए टैक्स ले लो, इनकम टैक्स, जीएसटी है, और पता नहीं और जितना भी टैक्सेस ले लो। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर गया, चलो मेरा परिवार को कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी
सब खाली कर देंगे, प्रोविजन है लॉ में सर वैसा। बराबर। Anyway, thank you everybody. Thank you, Thank you. Mr. Chandrakant Patel, for Thank you, sir. your courage to come to this forum and lecture. I hope you come again on maybe some other topic, motivate others. I invite others also to come and lecture and motivate others. जैसे पटेल साहब ने आज किया, जानकारी मिली, आपको ये मालूम पड़ा कि पटेल साहब ने ये सारी चीजें की हुई है। आप भी बताइए, शायद और कोई और किसी को बेनिफिट हो। Now, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Good night, sir. Thank you.